देहरादून शहर, जब भी इसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है इसकी भव्यता, मतलब चमकते हुए मॉल्स, चौड़ी होती सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और दूसरी तरफ एक खोई हुई सी दिव्यता है। दिव्यता सही शब्द। हाँ, वो शांत सुकून वाली पहचान जो कभी इस घाटी की आत्मा हुआ करती थी। मुझे ना डॉक्टर चरण सिंह उत्तराखंडी की एक बात हमेशा याद आती है। अच्छा। उन्होंने कहा था, अक्सर होता है ना कि जब शहर बहुत भव्य होने लगते हैं तो उनकी जो असली आत्मा होती है, जो दिव्यता होती है, वो कहीं दब जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है और आज की चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक। एकदम। आज हम नरेंद्र कठेर जी के एक लेख के जरिए एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिन्होंने इसी भव्यता की दौड़ से दूर भाषा और संस्कृति की दिव्यता को चुना, उसे बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज हम बात कर रहे हैं श्री ईश्वरी प्रसाद उनियाल जी की। लेखक ने उन्हें गढ़वाली भाषा का एक मौन प्रहरी कहा है, एक समर्पित ध्वजवाहक। ये वो नाम नहीं है जो आपको शायद नेशनल हेडलाइंस में मिलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये वो नाम है जिनका काम उत्तराखंड की साहित्यिक जमीन पर पिछले 40 सालों से बिना रुके बिना थके लगातार गूंज रहा है। तो आज इसी लेख के सहारे हम समझेंगे कि श्री उनियाल की ये यात्रा क्या है, गढ़वाली भाषा के लिए उनके योगदान का असल मतलब क्या है और क्यों उनकी कहानी आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो लेखक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि दशकों तक उन्होंने उनियाल जी को देहरादून की सड़कों पर आते जाते देखा, लेकिन जैसे शहर की चकाचौंध ने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं। हाँ, मतलब वो उस भीड़ का हिस्सा कभी बने ही नहीं। कभी नहीं। और उनकी तुलना एक पुराने वटवृक्ष से की गई है, और ये छवि बहुत कमाल की है। बहुत सुंदर। कि उसकी शाखाएं अहंकार से अकड़ती नहीं बल्कि विनम्रता से झुककर आगे बढ़ती हैं। आजकल के इस पर्सनल ब्रांडिंग वाले जमाने में ऐसा इंसान मिलना कितना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक पूरे नजरिए को दिखाता है। सही कहा। आज जब हर कोई मतलब अपने काम का ढिंढोरा पीटने में लगा है, वहाँ उनियाल जी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि संस्कृति को बचाने का, जड़ों को सींचने का काम वो तो खामोशी से ही होता है। बिल्कुल, वो खामोशी से ही होता है। लेखक ने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में भी एक ट्रैफिक जाम का जिक्र किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो, कि जहाँ हर कोई अपनी मर्जी से दौड़ने का लाइसेंस लेकर घूम रहा है। इस शोर के बीच उनियाल जी का शांत और लगातार किया गया काम वो एक ध्रुव तारे की तरह लगता है। और उनके इस शांत मिशन का सबसे बड़ा और मजबूत स्तंभ है उनका साप्ताहिक पत्र रंटरे बार। लेखक बताते हैं कि कैसे हर हफ्ते उनकी नजर एक संपादकीय टिप्पणी पर टिक जाती थी, जिसका शीर्षक था गढ़वाली माँ लिखा और बचियावा। हाँ, यानी गढ़वाली में लिखो और बोलो, बस इतनी सी एक लाइन। लेकिन इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। एक पूरा आंदोलन है इसमें। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करो, घर में, बाहर, दुकानों के साइन बोर्ड पर, विज्ञापनों में। हाँ, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाओ, ताकि ये भाषा और संस्कृति बस किताबों में सिमट कर न रह जाए। ये एक बहुत सीधी, सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली अपील है। और शक्तिशाली इसलिए क्योंकि ये काम करती है। ये सिर्फ एक अखबार निकालना नहीं है, ये एक समुदाय को जोड़ने जैसा है। और इसका असर देखिए, लेख के मुताबिक रंतरय बार की 5000 प्रतियां छपती हैं। 5000? हाँ, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इनमें से 1000 प्रतियां उत्तराखंड से बाहर जाती हैं। 1000? कहाँ? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, यहाँ तक कि पंजाब और राजस्थान तक। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक क्षेत्रीय भाषा के साप्ताहिक पत्र के लिए 1000 प्रतियां राज्य से बाहर जाना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड से बाहर रह रहा गढ़वाली समुदाय अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कितना उत्सुक है। सोचिए जरा, मुंबई की भागदौड़ में किसी के हाथ में रंतरबार आता होगा तो उसे कैसा महसूस होता होगा? ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये घर की चिट्ठी है। ये उन लोगों के लिए अपनी मिट्टी से जुड़ने का एक जरिया है। और ये उनियाल जी के विजन को भी दिखाता है। बिल्कुल, कि उन्होंने सिर्फ देहरादून या उत्तराखंड तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इस भाषा की आवाज को हर उस जगह तक पहुंचाया जहां इसके बोलने वाले मौजूद हैं। ये एक नेटवर्क बनाने जैसा है भाषा के धागे से। और रंतरबार तो उनकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में उनका ये सफर तो और भी एक दशक पहले शुरू हो गया था। हाँ, 1987 में, एक और भी बड़े और साहसी कदम के साथ। और वो कहानी रंतरबार से भी ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। ये बात है पहले गढ़वाली दैनिक यानी डेली न्यूज़पेपर,
गढ़ऐना की। और इसकी शुरुआत की कहानी तो मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है ना? ये विचार हिंदी दैनिक दून दर्पण के संस्थापक श्री एस वासु जी का था, जो खुद पंजाबी मूल के थे। उन्होंने गढ़वाली भाषा में कुछ करने की इच्छा जताई। इस पर उनियाल जी, जो उस समय दून दर्पण में ही काम करते थे, ने जो जवाब दिया वो उनके जुनून को दिखाता है। बिल्कुल, उन्होंने तुरंत कह दिया, तो फिर दून दर्पण को ही गढ़वाली में बदलकर गढ़ऐना नाम से छाप देते हैं। सोचे जरा, कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई मार्केट रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, बस भाषा के लिए एक जज्बा। ये उनका तुरंत दिया गया सुझाव दिखाता है कि गढ़वाली भाषा के प्रति उनका लगाव कितना स्वाभाविक और गहरा था। ये कोई सोचा समझा व्यापारिक प्रस्ताव नहीं था। नहीं, ये भाषा के प्रति दीवानगी की एक सहज अभिव्यक्ति थी। एक पंजाबी मूल के व्यक्ति श्री वासु गढ़वाली अखबार शुरू करना चाहते हैं और उनियाल जी तुरंत हाँ कह देते हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला नहीं है। क्या उस वक्त गढ़वाली पत्रकारिता के लिए कोई बिजनेस केस था, या ये सिर्फ जुनून पर आधारित एक फैसला था? ये बहुत अच्छा सवाल है। 80 के दशक में एक क्षेत्रीय भाषा में दैनिक अखबार निकालने का कोई ठोस बिजनेस केस शायद ही रहा हो। ये पूरी तरह से जुनून और दूरदर्शिता का प्रोजेक्ट था। सही बात है। श्री वासु जी का ये कदम दिखाता है कि भाषा का प्रेम किसी भौगोलिक या सामुदायिक सीमा में नहीं बंधा होता, और उनियाल जी की प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो मौके को पहचानने में माहिर थे। फिर आगे क्या हुआ? बाद में ये तय हुआ कि दून दर्पण हिंदी में ही छपेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग स्वतंत्र गढ़वाली दैनिक पत्र गढ़ऐना निकाला जाएगा। अच्छा। इस तरह श्री वासु जी इसके संस्थापक बने और श्री ईश्वरी प्रसाद उनियाल जी को इसके पहले संपादक होने का गौरव मिला। एक दैनिक अखबार चलाना, वो भी एक क्षेत्रीय भाषा में, जहां विज्ञापन मिलना मुश्किल हो, पाठक वर्ग सीमित हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। इसके बावजूद गढ़ऐना 22 जुलाई 1987 से लेकर 1990 तक लगातार छपता रहा, और उस दौरान इसकी 5000 प्रतियां रोज निकलती थीं। 5000 रोज? जी। ये आंकड़ा आज भी बहुत मायने रखता है। हाँ, आज के दौर में भी बड़ी बात है। उस समय एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक अखबार के लिए 5000 की टिराज यानी सर्कुलेशन बहुत बड़ी सफलता थी। ये दिखाता है कि लोगों में अपनी भाषा में खबरें पढ़ने की एक भूख थी, जिसे गढ़ऐना ने पूरा किया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक सफल प्रकाशन था। और लेखक के पूछने पर उनियाल जी को एक खास बात आज भी याद है। गढ़ऐना के पहले अंक की हेडलाइन। हाँ, ये बहुत मजेदार है। हेडलाइन थी विधानसभा में घपरौल, यानी विधानसभा में हंगामा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे भाषा कोई भी हो। सही कहा, राजनीति में हंगामा हमेशा हेडलाइन बनता है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अखबार सिर्फ राजनीतिक खबरों तक ही सीमित नहीं था। राजनीति तो थी क्योंकि वो दैनिक पत्रकारिता का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी था? हाँ, इसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति और कला पर भी नियमित रूप से लेख छपते थे। इसने उस दौर के कई बड़े लेखकों को एक मंच दिया जो शायद हिंदी या अंग्रेजी अखबारों में उतनी प्रमुखता से नहीं छप पाते थे। जैसे कि कौन कौन से बड़े नाम इससे जुड़े? लेख में गोविंद चातक, अबोध बंधु बहुगुणा, सुदामा प्रसाद प्रेमी और भीष्म कुकरेती जैसे बड़े नामों का जिक्र है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े नाम है। हाँ, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। गोविंद चातक और अबोध बंधु बहुगुणा गढ़वाली साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें एक दैनिक अखबार में मंच देना मतलब भाषा को अकादमिक और साहित्यिक सम्मान दिलाना था। तो गढ़ऐना सिर्फ एक अखबार नहीं था? नहीं, वो हर रोज छपने वाला एक सांस्कृतिक दस्तावेज बन रहा था। इसका असर कितना गहरा था, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी लेख में मिलता है, श्री भीष्म कुकरेती जी के बारे में। हाँ, वो किस्सा तो बहुत खास है। बताइए जरा उसके बारे में। वर्ग मिला। उनके व्यंग्य और लेख इतने पसंद किए जाते थे कि प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय बी मोहन जी ने उन्होंने उनके कुछ लेखों की कटिंग्स का एक संग्रह बना लिया था और उसे नाम दिया था भीष्म पुराण। भीष्म पुराण, क्या बात है। सोचिए, एक अखबार में छपे लेखों को कोई इतना सहेज कर रखे कि वो एक पुराण का दर्जा पा जाए। ये दिखाता है कि गढ़ऐना सिर्फ खबरें नहीं दे रहा था, वो एक साहित्यिक विरासत भी तैयार कर रहा था। वो लोगों के घरों में और दिलों में जगह बना रहा था। फिर 1990 में कुछ कारणों से गढ़ऐना का प्रकाशन बंद हो गया। अक्सर ऐसी कहानियां यहीं पर एक दुखद अंत के साथ खत्म हो जाती हैं।
एक अच्छा प्रयास था जो चल नहीं पाया। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन उनियाल जी की कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। और यहीं पर एक बड़ा सबक है। उनियाल जी ने माध्यम को मिशन पर हावी नहीं होने दिया। ये बहुत जरूरी बात है। जब गढ़ ऐना बंद हुआ तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा अखबार बंद हो गया, बल्कि ये सोचा कि भाषा के सेवा का एक रास्ता बंद हुआ है, अब दूसरा ढूंढना है। ये लचीलापन। हाँ, ये लचीलापन ही किसी भी सांस्कृतिक आंदोलन को दशकों तक जिंदा रखता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। 1991 में उन्होंने हिंदी दैनिक शिखर संदेश में काम करना शुरू किया और वहां भी गढ़वाली भाषा के कॉलम और लेखों को बराबर जगह देना जारी रखा। मतलब मिशन जारी रहा। बिल्कुल, उनके लिए माध्यम से ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन था। अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो उन्होंने दूसरी खिड़की खोल ली। भाषा की सेवा रुकनी नहीं चाहिए थी। और इसी लगन के चलते उन्होंने 26 जनवरी 1998 को पूरी तरह से स्वतंत्र होकर साप्ताहिक पत्र रंत रैबार की शुरुआत की, जो आज तक जो आज तक 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बिना किसी रुकावट के जारी है। गढ़ेना का सपना एक नए रूप में आज भी जिंदा है। ये उनके अटूट समर्पण को दिखाता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और वो इसे बिना थके दौड़ रहे हैं। लेखक श्री उनियाल जी के व्यक्तित्व का बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 4 दशकों से श्री उनियाल प्रसिद्धि की भूख और आत्मप्रचार से कोसों दूर, बिल्कुल दूर, लगन से भाषा की अलख जगा रहे हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जो उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हैं। हाँ, नहीं, बल्कि वो उन लोगों में से हैं जो उन रिबनों से दस्तावेजों को बांधकर भविष्य के लिए सहेजते हैं। वाह। और लेखक एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कहते हैं, आपने अपने कुल जमा वजन से ज्यादा भाषा के वो दस्तावेज जमा कर दिए हैं जिनसे भावी पीढ़ी निश्चित रूप से प्रेरणा लेगी। क्या कमाल की पंक्ति है। ये उनके काम के वजन और महत्व को दिखाती है। ये शोर शराबे वाली उपलब्धियां नहीं है, ये वो खामोश काम है जो किसी संस्कृति की नींव बनता है। और जब लेखक ने उनसे पूछा कि नई पीढ़ी के लिए उनका क्या संदेश है, तो उनका जवाब किसी लंबे चौड़े भाषण जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब बहुत सरल, सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, प्रेस और घर दोनों के द्वार खुले हैं, छांटें, भाषा की उन्नति के लिए शोध करें। ये एक आदेश नहीं है, है ना? ये एक निमंत्रण है। हाँ, एक तरह का खुला निमंत्रण। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करो, बल्कि ये कह रहे हैं कि अवसर मौजूद है, इसका लाभ उठाओ। इस संदेश में 3 हिस्से हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। प्रेस और घर दोनों के द्वार खुले हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाषा को बचाने की जिम्मेदारी 2 स्तरों पर है, सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और पर्सनल। बिल्कुल। प्रेस यानी समाज, पब्लिक स्पेस, जहां आप अपनी भाषा को सम्मान दिलाते हैं, उसमें लिखते हैं, उसे बाहर लेकर जाते हैं। और घर यानी आपकी निजी जिंदगी, जहां आप उस भाषा को जीते हैं, अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर काम करने की गुंजाइश है। और दूसरा शब्द छांटे, इसका क्या मतलब हुआ? छांटें यानी शिफ्ट एंड चूज। ये बहुत गहरा है। वो कह रहे हैं कि विरासत में जो कुछ भी मिला है उसे आंख बंद करके स्वीकार मत करो। अच्छा। उसमें से काम का क्या है, आज के समय के लिए जरूरी क्या है, उसे छांटो, पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखो। और फिर तीसरा हिस्सा आता है, शोध करें, रिसर्च करो। हाँ, यानी सिर्फ छांट कर रुको मत, उस पे रिसर्च करो, उसे समझो, उसे आगे बढ़ाओ। ये एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही डायनामिक अप्रोच है। तो ये थी श्री ईश्वरी प्रसाद उनियाल जी की कहानी, गढ़ ऐना की साहसी शुरुआत से लेकर रंत रैबार की निरंतर यात्रा तक। 4 दशकों की एक मौन लेकिन अटूट साधना। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक भाषा को बचाने और उसे सम्मान दिलाने में लगा दी, बिना किसी शोर के, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के। और उनका नई पीढ़ी को शोध करने का ये निमंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या है वो विचार? ये सिर्फ भाषा को बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समझने, उसकी जड़ों को खोजने और उसे भविष्य के लिए तैयार करने की बात करता है। ये भाषा को म्यूजियम में रखने की नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखने की बात है। बिल्कुल, उसे बाजार में, घरों में और इंटरनेट पे जिंदा रखने की बात है। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जहां अंग्रेजी और हिंदी जैसी वैश्विक भाषाएं हर तरफ हावी हैं, किसी क्षेत्रीय भाषा को सिर्फ जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे विकसित और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए असल में क्या चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ घर पर अपनी भाषा बोलना ही काफी है, या हर भाषा को आज के दौर में अपने गढ़ ऐना और रंत रैबार के नए डिजिटल अवतारों की जरूरत है?